आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 हिस्ट्री का अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम मेसोपोटामिया के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको पूर्ण जानकारी दूंगा जो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट्स बताऊंगा। इस वीडियो में सभी बताता हूं मैं आपको। इसमें हम पहले मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ देख लेते हैं। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोम यानी मध्य और पोट्रेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला और फराद नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। यानी जो मेसोपोटामिया शब्द है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। मेसोम यानी जो मध्य यानी सेंट्रल है जो उससे, और पोटोमोस यानी नदी। पोटोमोस शब्द का मतलब अर्थ होता है नदी। इसलिए ये सब शब्द मिलकर मेसोपोटामिया शब्द मिलकर दजला फराद नदियों के बीच की उपजाऊ जो धरती है उसको इंगित करते हैं। अब ये एक नंबर का आपने देख लिया। अब ये एक एक नंबर और तीन तीन नंबर के कुछ पॉइंट्स हैं जो एक लाइन या वर्ड में पूछते हैं, 3 नंबर में या एक नंबर वाले ही हैं। जो शहरी जीवन का शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदी के बीच स्थित ये प्रदेश आजकल ईरान वर्तमान गणराज्य का हिस्सा है। ये प्रीवियस में पूछा गया था कि ईरान वर्तमान समय में किस गणराज्य का हिस्सा है, तो याद रखना मेसोपोटामिया। इराक शब्द जो है मतलब इराक है जो आधुनिक में, जो वर्तमान में, वो मेसोपोटामिया पहले पुराने समय में था, अब वर्तमान में इराक है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रीवियस में पूछा गया था कि मेसोपोटामिया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लिख सकते हैं कि संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्वान के लिए प्रसिद्ध है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध है। इसके तीसरा है एक नंबर के लिए ही, इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। यानी जो इसका दक्षिणी भाग है उसको सुमेर और अक्कद कहा जाता था, और बाद में ये भाग को बेबीलियन कहा जाने लगा। बेबीलियन क्योंकि बेबीलियन कहा जाने लगा। इसकी उत्तरी भाग को असीरियाई को कब्जा हो जाने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। यानी असीरियाई लोगों ने इस पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद इसको असीरियाई कहा जाने लगा था। अब मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषा क्या रही है, जो मेसोपोटामिया है उसकी प्रमुख भाषा क्या रही है, उसकी सुमेरीन यानी सुमेरीन है। ये देखना सुमेरीन है, मात्रा छुप गई है यहाँ पे। सुमेरीन यानी सुमेरीन पहला ये भाषा थी इनकी। अक्कादी भाषा दूसरी भाषा। अरामाइक भाषा ये तीसरी प्रमुख, 3 प्रमुख भाषाएं थी। कौन कौन सी? सुमेरीन, अक्कादी भाषा और अरामाइक भाषा, ये 3 मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं थी। उसके बाद है अगला बिंदु है मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। इस बात का याद रखना जब भी क्वेश्चन पूछे कि मेसोपोटामिया की जो पुरातात्विक खोज यानी जो रिसर्च होनी शुरू हुई वो 1840 के दशक में होना शुरू हुई थी। अगला पॉइंट है मेसोपोटामिया के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत। ये एक नंबर में पूछता है हमेशा, कभी ना कभी किसी ना किसी इवनिंग या मॉर्निंग वाले सेट में पूछता है। जो मेसोपोटामिया है उसके जो पुरातात्विक यानी जो पुराने तत्व हैं उसको कैसे अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन के क्या स्रोत हैं। अगर हम मेसोपोटामिया की अध्ययन करना चाहें तो उसका क्या स्रोत हो सकता है, तो पहला है इमारतें। इमारतों से हम अध्ययन कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर से अध्ययन कर सकते हैं। मूर्तियाँ, मूर्तियों के स्ट्रक्चर, बनावट, कला इत्यादि पे अध्ययन कर सकते हैं। उनके आभूषणों पे अध्ययन कर सकते हैं। कब्रों, औजारों, मुद्राओं, लिखित दस्तावेज और मिट्टी की पट्टिका जो मिली है उन पे। अब ये इसका एक पॉइंट का लास्ट है ओल्ड टेस्टमोंट, यानी ये की बुक है जो ये प्रीवियस में क्या किए कि लेखकों जो इतिहासकार हैं उनके नाम और बुक को भी पूछा जा रहा है। तो आप ओल्ड टेस्टमोंट टेस्टामेंट सॉरी ओल्ड टेस्टामेंट की जो बुक है, बुक का जेनेसिस ये एक बुक है इनकी, सॉरी बुक ऑफ जेनेसिस है, ये का लिख गया यहाँ पे, बुक ऑफ जेनेसिस ये बुक का नाम है। ये बुक का की जगह ऑफ लिख देना, बुक ऑफ जेनेसिस।
अब आता है मेसोपोटामिया के भौगोलिक स्थिति बताइए, या ऐसे पूछता है क्वेश्चन, इराक की भौगोलिक स्थिति या विविधता वाला देश रहा है इराक, क्योंकि अब आधुनिक में जो मेसोपोटामिया है वो अब आधुनिक में इराक हो गया है। तो एक बात याद रखना, मेसोपोटामिया बोली या इराक, उसकी भौगोलिक स्थिति या विविधता पूछता है तो यही आपको आंसर लिखना है। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलने लग गए हैं। साथ ही ये स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। ये फेल गलत लिख गया, ये फेल नहीं है। अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाता है, जहाँ 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच हुई खेती शुरू हो गई थी यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है, उत्तर में ऊंची भूमि है, यानी ऊंची उछल ऊंची भूमि है वहाँ पे, जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ क्या होता है कि पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका अधिक अच्छा है, यानी पशुपालन अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ जीवन बहुत अच्छा है पशुपालन के लिए। सर्दियों की वर्षा के बाद जहाँ वहाँ भेड़ बकरियाँ रहती हैं, यहाँ उगने वाले जो छोटे छोटे झाड़ियाँ और घास के मैदान आपस में भर जाते हैं, तो उनको खा के अपना भरण पोषण करती हैं। चौथा पॉइंट है, पूर्व में यानी मेसोपोटामिया के पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन होती हैं ये। पांचवा पॉइंट है, दक्षिण भाग में अब आ जाते हैं हम मेसोपोटामिया के। एक रेगिस्तान है और ये वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का विकास हुआ। याद रखना, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मेसोपोटामिया के किस भाग में लेखन कला और नगरों का विकास सबसे पहले हुआ, तो याद रखना रेगिस्तान में हुआ था। छठा है, फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारिश मिट्टी लाती हैं और खेतों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी जो फरात और दजला नदी है वो क्या कर जब बहती हैं तो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी है और खेती की फसलों के लिए बहुत उपयोगी होता है। से उपजाऊ होने की वजह से फसल अधिक होती है और ये सिंचाई की एक तरह से भूमिका निभाते हैं। ये 6 पॉइंट है इसके। ये 8 नंबर का प्रीवियस में पूछा गया था और ये हर साल में 8 नंबर में ही आता है। अब मेसोपोटामिया के जीवन निर्वाह के तरीके, मतलब वो कैसे जीवित रह रहे हैं, उनका क्या वो है कि निर्वाह कर रहे हैं जीवन को अपने मेसोपोटामिया के। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसके 3 ही हैं जीवन निर्वाह के तरीके, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। खेती, जिसमें गेहूं जौ और मटर या मसूर के फसल उगाई जाती है। इन खेतों की सिंचाई के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता है। दजला और फरात जो नदियां हैं इन खेतियों के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, अपने साथ तो सिंचाई हो जाती है उनकी वजह से। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्ववर्ती मैदानों और पहाड़ों के डालों पर पाली जाती थी। यानी भेड़ बकरियां पालते थे वो, भेड़ भी पालते थे बकरियां भी, जिन पे भारी मात्रा में मांस और दूध उत्पन्न वस्तुएं मिल जाती थी इनसे। तीसरा है, नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। यानी जो मेसोपोटामिया के लोग जीवन निर्वाह करते थे वो मछलियाँ खाते थे, मछलियों पे रहते थे निर्भर। और जो गर्मी का समय आता था उसमें खजूर के जो पेड़ होते थे वो अधिकतर फल देते थे जिनसे वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अगला है, मेसोपोटामिया का शहरीकरण का क्या महत्व है, यानी जो शहर है उनका क्या महत्व रहा है मेसोपोटामिया का। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने की एक स्थान नहीं थे, यानी जो शहर थे वही या नगर था आप मान सकते हैं। याद रखना, शहरीकरण की जगह नगर भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है एग्जामिनर। तो ये था, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के एक स्थान नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगी तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था। यानी किसी एक स्थान पे जो क्या होता था कि अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन की अतिरिक्त अन्य आर्थिक, यानी खाद्य उत्पादन के अलावा आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती जाती थी, मतलब अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी मिलती, पैसे आने लग जाते थे, होने लगते, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था। यानी जब जहाँ पैसे मिलेंगे लोग वहाँ बसना लगेंगे, जो सुविधाएं मिलेंगी अर्थव्यवस्था हुई वहाँ लोग रहना शुरू कर देते थे। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगे, यानी जब अर्थव्यवस्था रहेगी ठीक तो कस्बे भी ठीक रहेंगे, बसने लगे।
ऐसी स्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होने लगा। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका विकास हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इत्यादि की सभी रूपों से, राजनीतिक रूप से सब विकास हो, इसलिए वो फायदा होता था इन्हें। दूसरा पॉइंट है इसी में, शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता था। बिल्कुल सही है। जो शहर था उसमें अब जो व्यापार हो रहा है उसका जो हिसाब होता था ना वो लिखित रूप में रखा जाता था पूरी तरह। क्योंकि लिखित रूप में आप हिसाब नहीं लिखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर ढेर सारे लोग आपसे सामान ले गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे आप लोगों को किसको कितना सामान देना है या किससे कितना पैसा लेना है? इसलिए हर चीज़ लिखित रूप में होती थी। तीसरा है पॉइंट इसी का है, शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यानी जो शहर था इनका, उसकी अर्थव्यवस्था में जो खाद्य उत्पादन के अलावा उनमें व्यापार उत्पादन जो होते थे वो हर तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध थी। जो जरूरी सुविधाएं होती हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। चौथा है, नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते, उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता था। जो नगर के लोग थे जो व्यापार करने जाते थे वो क्या करते, जो गांव के और अन्य लोग जो वस्तुओं को उत्पादन करते थे उन पर और जो सेवाएं देते उन पर ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता था। उसके बाद पांचवा पॉइंट है, इनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता था। क्यों बराबर लेन देन होता था? आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि जो पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर को उकेरने के लिए कांसे के एक औजार की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए वह दूसरों पर निर्भर हो गया। यानी श्रम विभाजन शहरी जीवन का विशेषता है। यानी आप ऐसे समझें कि मान लो मुझे पत्थर मुद्रा बनानी है तो मैं उस पत्थर को उकेरूंगा, मतलब तोड़ूंगा, उसको साइज में कैसे लाऊंगा, उसके लिए भी तो मुझे औजार चाहिए, उसके लिए भी तो सामान चाहिए। तो वो मैं किसी और से लूंगा। और औजार औजार उस औजार को बनाने के लिए वो व्यक्ति जिससे मैंने औजार लिया वो दूसरे व्यक्ति से मटेरियल लेगा, तब तो वो औजार बनाएगा। अब मटेरियल जिस व्यक्ति से लेगा वो भी तो आगे किसी से व्यक्ति से वो मटेरियल खरीदेगा, किसी पहाड़ या कहीं से खोद के लेके आएगा जब ही तो देगा। इसी तरह कहा है इसमें कि पत्थर की बराबर लेन देन होता रहेगा, इसी वजह से क्योंकि आप मुझे दो मैं आपको देता हूँ। पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए दूसरों पर निर्भर होना जरूरी है। एक दूसरों पर निर्भर से ये व्यापार होता था। छठा है, शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना जरूरी होता है। जो शहरी अर्थव्यवस्था है उसका सामाजिक संगठन क्यों होना चाहिए? क्योंकि समाज संगठित रहेगा तो और एक दूसरे को जानेंगे उतना ही व्यापार बढ़ता है। सातवां, शहरी निर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरत चीज भिन्न जगह से आती थी, जिसके संगठित व्यापार भंडार का भी आवश्यकता होती थी नगर और शहरों में। आठवां पॉइंट है, शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये 8 नंबर में आता है। अगला है, ये एक चित्र दिया हुआ है, ये चित्र इसलिए लगाया है क्योंकि ये प्रीवियस में पूछा गया था। ये पूछा तो 1 नंबर में था, वैसे पूछता 3 नंबर में है। ये प्रीवियस में 1 नंबर में पूछा गया था। वारका शीर्ष ये चित्र छाप दिया गया और पूछा गया इसका नाम बताइए। इसका नाम है वारका शीर्ष। ये 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में एक स्त्री का एक सिर का चित्र है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर से तराशा बनाया गया है। ये सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति है जो एक स्त्री की है, जिसे तराश कर बनाया गया है। इसकी आंखों और भौं के क्रम नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होती है। ये जो आपने भौरे देख रहे हैं और इसकी आंखें देख रहे हैं उस पे की गई है। सिर के ऊपर एक सांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विशेष प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, कोठी और गलों की सुकोमलता, सुदृढ़ता, बनावट के लिए इसकी संपन्नता की जाती है। एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा जाता है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना होगा। ये एक वारका शीर्ष की मूर्ति है जो 300 ईसा पूर्व द्वारा बनाई गई थी। उरुकनगर में एक स्त्री का है जिसमें यह बताया गया कि सजो सामान कैसे एक स्त्री को बताया जाता है। ये प्रीवियस में पूछा गया था। ये आपके एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में
पेज नंबर 32 पे दिया गया हुआ चित्र है, एनसीईआरटी में ही सिर्फ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगला है, मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती थी। यानी जो मेसोपोटामिया है वो शहर है, उसमें माल की जो मतलब सामान का आवाजाही कैसे हो रही थी, कैसे एक दूसरे को सामान पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि व्यापार होता था तो सामान तो पहुंचाना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो क्या होता था, मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती, भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर, यानी जो भार उठा सकते हैं वैसे पशुओं को मतलब पालते थे और उनके पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला ले जाया जाता था। यानी शहर में चाहे अनाज या काठ कोयला होता है, शुद्ध कोयला, मजबूत कोयला लाया ले जाना होता था। यानी भारवाही जो वजन उठा सके वो पशु इस्तेमाल होते थे, बैलगाड़ियां इस्तेमाल होती थी इसमें। दूसरा है, परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जल मार्ग ही होता है। यानी सबसे सस्ता तरीका जल मार्ग इस्तेमाल होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नाव नदी की धारा तथा हवा के वेग से चलते थे, जिनसे कोई खर्च नहीं लगता था। यानी जो नदियां थी, ये जल मार्ग का रास्ता था वहाँ पे दर्जला और फरात नदी जो थी, वो उसमें क्या करते हैं, नाव की सेवा उपलब्ध करा दी कि अनाजों को या सामान को, किसी भी सामान को आया ले जाया कैसे जा सकता था। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। कैसे मार्ग थी, जो बड़ी बड़ी नदियों थी उनको छोटी छोटी बड़ी नदियों बस्तियों के बीच से निकाल दिया गया और वो क्या करती थी, उन रास्ते माल पहुंचाती थी बस्तियों के अंदर, वो छोटी छोटी नदियाँ। फरात नदी व्यापार के लिए और विश्व मार्ग के लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि फरात नदी मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी नदी थी और इसमें व्यापार अधिक बड़े पैमाने पे होता था, नाव के द्वारा ऐसे सामानों को ले जा एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता था। अब क्या आता है क्वेश्चन, ये एक एक नंबर के ही क्वेश्चन है और 2 नंबर में भी आ जाता है। अब आपके एग्जाम में क्योंकि पैराग्राफ के साथ ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की आयात और निर्यात वस्तु, मतलब क्या आयात करते थे और क्या निर्यात करते थे वो लोग। आयात वस्तुओं में आप लिख सकते हैं लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और भिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान तथा खाड़ी के देशों से मंगवाते थे। ये क्या करते थे, इनको जो सामान की जरूरत पड़ती थी, जैसे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और भिन्न प्रकार के जो पत्थर थे, वो तुर्की और इराक से खाड़ी से देशों से मंगवाते थे ये लोग। और निर्यात क्या करते थे, ये कपड़ा और कृषि जन्य उत्पादन, यानी जो कृषि से उत्पन्न हो, जैसे कि गेहूं, जौ, मटर इत्यादि जो फसलें होती थी वो देते थे और कपड़ा देते थे, निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया की पट्टिकाओं की विशेषता, क्या पट्टिकाओं की क्या विशेषता रही है मेसोपोटामिया में, इसकी है, ये बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई ना, वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की पाई गई थी और इसमें जो चित्र चिन्ह है और संख्या दी गई है, इसमें जो चित्र जैसे चिन्ह है उनमें संख्या दी गई है। तीसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, वहाँ बैलों, मछलियों और रोटी आदि की लगभग 500 सूचियाँ मिलती हैं, सॉरी 5000 सूचियाँ मिलती हैं। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये चित्र वहाँ के दक्षिण शहर उरुक के मंदिरों में पाए जाने वाली और वहाँ से बाहर आने वाले चीज़ों की होगी। यानी मेसोपोटामिया में जो दक्षिण शहर है उरुक, उसके मंदिरों में आने वाली जो वस्तुएं होती थी वो, और वहाँ से बाहर जाने वाली वस्तु, उसकी मुहर होती थी, उसकी पट्टिका होती थी। और पट्टिका आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो है चित्र में आपको दिखाया गया पट्टिका, ये चिकनी मिट्टी की पट्टिका है, लगभग 3200 ईसा पूर्व की। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर, ये याद रखना है। ये चित्र दे देते हैं और पूछते हैं ये मेसोपोटामिया की क्या चीज़ है, तो आप याद रखना है मेसोपोटामिया की पट्टिकाएं हैं जो लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं और प्रत्येक की पट्टिका की ऊंचाई कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम की होगी। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र जैसे बैल, मछली, अनाज और नाव हैं। इसमें आप देख सकते हैं बैल, मछली, ये पहले वाला चित्र है और तीसरे नंबर का चित्र है अनाज, मछली, ये अनाज और मछली हैं और संख्याएं में नाव है, ये देख सकते हैं आप। और एक छोटा वाला ये डब्बे में चित्र बना हुआ है, कीलागार अक्षर संकेत कर रहे हैं, ये हैं।
मेसोपोटामिया की विशेषता, पट्टिकाओं की क्या विशेषताएं, ये पूरी आपने देख लिया है। अब है मेसोपोटामिया की लेखन कला का विकास, यानी लिखने का कैसे विकास हुआ मेसोपोटामिया में, क्यों जरूरत पड़ी मेसोपोटामिया में लेखन कला का। तो उसका पहला आप पॉइंट लिखेंगे, लेखन कला का तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन की स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने को वाले भी कई लोग होते थे, और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। यानी जो मतलब व्यापार हो रहा है, उसका लेन देन जो हो रहा है वो शहरी जीवन अन्य मतलब बहुत से लोगों को होता था। रखने वाले हिसाब भी कई तरीके के होते, व्यापार भी कई तरीके के हो रहे थे। तो उन सभी का हिसाब कैसे रखा जाए कि हमें याद रहे, तो वो मेसोपोटामिया के लोग एक पट्टिका पे वो क्या करते थे, लिख देते थे कि हाँ जी ये इनके साथ ये व्यापार हुआ है और फलाने के साथ ये व्यापार हुआ है और ये सामान लेना है, ये देना है इतना। अब मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिका पर लिखा करते थे, यानी एक मिट्टी की पट्टिका बनाते थे, उस पर लिखता है, आपको आगे चित्र दिखाऊंगा। तीसरा पॉइंट में आप लिखेंगे, लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था। याद रखना ये दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, मेसोपोटामिया की लेखन कला का विकास कैसे हुआ, या मेसोपोटामिया की वो लिपि का कैसे बनाई जाती थी, लिपि पट्टिका कैसे बनाई जाती थी। याद रखना यहाँ तीसरे पॉइंट से, ये जो आप देख रहे हैं तीसरा पॉइंट, इससे याद हो जाएगा कि ये तीसरा पॉइंट बनाने की विधि है। तीसरा चौथा और पांचवा ये लिपि की पट्टिका है, ये हाँ ये तीसरा चौथा और ये पांचवा है जो ये इसको बनाने की विधि के बारे में बताया गया है। अगर वो मेसोपोटामिया की लिपि बनाने की विधि पूछे तो आप ये तीसरा चौथा और पांचवा ये तीन ही नंबर में पूछेगा, उससे बड़ा नहीं। अगर वो 8 नंबर में पूछेगा तो मेसोपोटामिया की लेखन कला पे पूछेगा, ये लेखन कला भी बताएगी और लिपि बनाने की विधि भी बताएगी। इसमें दो क्वेश्चन है, याद रखना। अब तीसरा है, लिपि चिकनी मिट्टी को गीला करता था, यानी जो लिपिका है, लिपिक है, जो लिपि बना रहा है, पट्टिका बना रहा है, वो क्या करेगा, चिकनी मिट्टी लेगा, उसको गीला कर देगा और फिर उसको गोल का गूंद कर, मतलब गूंद का आटा गूंदते हो ना, आटे की तरह बिल्कुल गूंद देगा और थाप देगा एकदम, मतलब हाथ से उसको आकार दे देगा। ऐसा आकार में मिट्टी का रूप दे देता है जिसे वह आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके, मतलब ऐसा आकार देगा, एक लंबा सा एक फोन की तरह समझ लो आकार दे देगा वो, एक फोन मोबाइल फोन की तरह, जिसे आप एक हाथ में आराम से एक है हाथ से पकड़ सकते हो आसानी से, बहुत जैसे फोन को पकड़ लेते हो, और सेम आकार का वो पट्टिका भी बना देगा। चौथा पॉइंट है, वह सावधानी पूर्वक उसकी सतह को चिकना बना देगा, बना लेता था। फिर क्या करता है, चिकना बनने के बाद सरकंडे की तिल्ली देखी है आपने कभी, या मान लो किसी भी चीज़ की तिल्ली आप मान सकते हो, उस पे तिल्ली से तीखी उसकी नोकीली नोक को तीखा कर देते थे और उसके चिकनी सतह पर, यानी जो थोड़ी सी नमी होती थी उसकी चिकनी सतह पर वो कीलाकार चिन्ह बना देता था। मतलब ये एक तरह सा होता था व्यापार का मतलब लिखते लिखने का तरीका होता था ये प्राचीन उसमें मेसोपोटामिया में। जब ये पट्टिका धूप में सूख जाती थी ना, तब ये पक्की हो जाती थी और उन्हें संभाल के रख लिया जाता था, और जब तक रख लिया जाता था कि जब तक वो व्यापार पूर्ण रूप से संपन्न ना हो जाए, या पूर्ण मतलब पूरी तरह ठीक ना हो जाए, मतलब पूरी तरह व्यापार वो व्यापार का जो लेना देना है वो खत्म ना हो जाए, जब तक रख लिया उसके बाद उसको फेंक लिया जाता था। यानी उसके बाद पांचवा पॉइंट है, ऐसी पक्की पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उसे और कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था उस पर। एक बात याद रखना, जब पट्टी सूख जाएगी ना तो उस पर आप लिखोगे तो उसका मतलब, आप एक देखते हो ना टेंडर होता है एक एफिडेविट, उस पर अगर आप ओवर राइटिंग करोगे तो बेकार हो जाता है, जो छप गया वो छप गया उसमें। उसी तरह मेसोपोटामिया में होता था कि उस पट्टी पर अगर वो किसी ने व्यापार के सब कुछ लिख दिए कि हाँ ये इतना व्यापार, इतना सामान लेना देना है किसका नहीं है, वो सब लिख गया, और उसके बाद जब सूख जाती थी वो पट्टी, सूखने के बाद अब क्या होगा, जैसे सूखेगी उसके बाद वो हार्ड हो जाएगी, हार्ड में फिर लिखोगे तो वो ओवर राइटिंग बताएगा कि वो ऊपर से लिखा हो गया है। तो ओवर राइटिंग पे नहीं नहीं लिखा जाता था, मतलब ओवर अक्षर दोबारा नहीं लिखा जाता था उस पर। प्रत्येक अब उसके बाद क्या होने लगा, जो प्रत्येक सौदा होता गया उसके लिए, चाहे वो छोटा सौदा हो या बड़ा सौदा हो, उसके लिए क्या है, एक नई और अलग पट्टिका बनाई जाती थी, एक नए सिरे से उस पे फिर लिखा जाता था। ये आप पट्टिका देख लें। इस पट्टिका पे लिखने के बाद, सूखने के बाद लिख के दिया आपने, जब तक नरम है तब तक लिख दिया, सूख गया हार्ड हो गया,
ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, दोबारा नहीं लिख सकते इस पे। अगर आपका दूसरा व्यापार है उसी व्यक्ति के साथ या किसी और के साथ, दूसरी पट्टिका बनाएं आप, उस पे लिखें। एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका के जो दोनों और किला क्षर में लिखी हुई ये चित्र इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये हमेशा एग्जामिनर क्या करता है, चित्र छाप देता है और पूछ लेता है इसके बारे में, तो आप कैसे बताओगे, इसलिए मैं इस चीज को बताता हूँ आप लोगों को। ये एक चीज चिकनी मिट्टी की पट्टिका की जो दोनों ओर किला अक्षरों में लिखी हुई है, ये एक गणितीय अभ्यास है, याद रखना। ये एक गणितीय अभ्यास है, गणित का अभ्यास किया गया हुआ है। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित हैं। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं। मतलब ये अक्षर कैसे लिखें, मिट्टी की नरम पट्टी पे, जब थोड़ी थोड़ी नरम होती है मिट्टी उस पे लिखा जाता है, जब ये सूख जाती है तो इस पे नहीं लिखा जाता सही से। अगला है जो दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, जो मंदिर है, ये मंदिर वाला सेक्शन आप देखें और राजा वाला बाद में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये दक्षिण शब्द को क्या करता है एग्जामिनर, हटा देता है, और मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा वाला ये टॉपिक है, इसमें हम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, राजा के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। अब मेसोपोटामिया का जो शहरीकरण है उसमें मंदिर क्या है, उसमें एक तरह से ये पूछ सकता है कि मंदिरों ने शहरीकरण का रूप कैसे ले लिया। मेसोपोटामिया के मंदिरों ने शहरीकरण का रूप कैसे ले लिया, कैसे धारण कर लिया, वर्णन कीजिए, बताइए कि कैसे मेसोपोटामिया के मंदिरों ने शहरीकरण का रूप ले लिया। इसका पहला पॉइंट है 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, यानी जो बस्तियां बसने लगी 5000 ईसा पूर्व में, जो दक्षिण की मेसोपोटामिया थी उसमें बस्तियां बसने लगी, विकास होने लगा। इन बस्तियों में कुछ नए प्राचीन शहर का रूप ले लिया, यानी जो पुराने प्राचीन शहर थे उनका रूप ले लिया, मतलब बड़ी बड़ी हो गए, पुराने हो गए, बसे हुए कितने सालों से हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, बाहर से आने वाले जो लोग थे ना, अपने गांव से कुछ सुने हुए मतलब सॉरी चुने हुए हैं, सुने हुए लिख गया है वो ऑटो करेक्ट हो गया ये। जो बाहर से आते थे लोग ना, जिनका मतलब स्थान घर का पता नहीं होता था, वो उन्होंने क्या किया, स्थान मतलब कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनवाया और उनका पुनः निर्माण किया। यानी बाहर से लोग आए, बसे, उन्होंने क्या किया, कुछ स्थानों को चुन लिया, उन स्थानों और मंदिर, उन स्थानों में जो मंदिर थे उनको या तो बनवाया शुरू से या तो पुनः निर्माण करना शुरू कर दिया। ये मंदिर वाला है, राजा वाला याद रखना, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था। जो पहला मंदिर था याद रखना मेसोपोटामिया का, दक्षिण मेसोपोटामिया का, वो देवालय है जो कच्ची, याद रखना, कच्ची ईंटों से बना हुआ था। उसके बाद चौथा है मंदिर विभिन्न प्रकार की देवी देवता के निवास होते थे। जो मंदिर होंगे उनके, वो विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं उनके निवास थे। जैसे कि उर जो चंद्र देवता था, और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। एक, हाँ, ये जो उर है वो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। ये देवताओं के निवास का स्थान होता था। ये दो देवी मेसोपोटामिया की देवता हैं, याद रखना। ये एक नंबर में भी पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया के मंदिरों में दो देवी देवताओं के नाम बताएं। ये प्रीवियस में शायद पूछा भी गया था उससे पिछले साल में। तो आप ऐसे लिखें, विभिन्न मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे। जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नान जो प्रेम युद्ध की देवी थी। इन्नान जो प्रेम की भी देवी है और युद्ध की देवी है, याद रखना। जो उर है वो चंद्र देवता है, सिर्फ चंदा मामा। पांचवा है, ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए। क्यों? क्योंकि ईंटों से बनते गए। क्यों बड़े होते गए? क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर क्या होता था, कई कमरे बने होते थे। एक मंदिर है, उसके ऊपर 4 5 6 कमरे अगर बना दोगे तो वो एक बड़े मंदिर की तरह बनना दिखना शुरू हो जाएगा। और देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। जो देवता होता था वो पूजा का केंद्र बिंदु होता था, वहाँ लोग पूजा करते थे। अब लोग देवी देवता के लिए अन्न क्या करते थे, मतलब उनको चढ़ावा के लिए, भोग लगाने के लिए, चढ़ावे के लिए आप मान सकते हैं। देवी देवता के लिए अन्न मतलब अनाज, जैसे दही, मछली आदि लाते थे और चढ़ाते थे। सातवां है सातवां है, पॉइंट लिखेंगे, ये 8 नंबर का एग्जाम में पूछता है, अगर एग्जामिनर पूछे तो।
और 3 नंबर में पूछ सकता है आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन स्वामी माना जाता है। यानी एक देवी देवता यहाँ भी मिल गया, देख लो 3 हो गए। पहले उर, फिर इन्नाना और फिर आराध्य देव, जो सैद्धांतिक रूप से ये दो खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। ये आराध्य जो देवी देव हैं। 8वां पॉइंट है मंदिर ना केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि आर्थिक क्रियाओं से जुड़े थे। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक रूप व्यापार का अधिकतर काम मंदिरों के आसपास ही होता था। 9वां पॉइंट है समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बनाना आदि इसी समय मंदिरों के आसपास किया जाता था। मंदिरों में ही समझ लो किया जाता था। 10वां पॉइंट है घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता और अन्य हल जोतने वाले जो पशु होते थे, जैसे रोटी, जो शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण, मतलब आने का और उसको बांटने के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था के रूप ले लिए। ये देखिए आ गया ना ये 10वें पॉइंट में कि कैसे मंदिरों ने शहरीकरण संस्था का रूप ले लिया। तो ऐसे ही जो मंदिर थे वहाँ क्या है, व्यापार जो पशुपालन इत्यादि सारे व्यापारी वहीं जुट गए और अपने लिखित अभिलेखों से पालक रूप से मंदिर ने अपने रिकॉर्ड होता था, मंदिरों में लिपियाँ रख दी जाती थी। और उसने क्या किया, धीरे धीरे इतना व्यापार बढ़ गया कि जो मंदिर थे वो शहरीकरण का रूप ले लिया। अब ये जो पहला चित्र है, ये पहला चित्र है देविका दक्षिण में का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर, लगभग 5000 ईसा पूर्व। ये नक्शा है, ये द्वार प्रवेश, भट्टी और वेदिका। ये एक छोटा सा, ये याद रखना, ये मेसोपोटामिया का पहला प्राचीन मंदिर था जो 5000 ईसा पूर्व को था। ये दूसरा जो बड़ा वाला मंदिर है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित हुआ है। एक मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन है, ये आंगन सब देख लें आप, ये खुला हुआ है। बाहरी भीतरी मुख्य भाग है इसमें, मतलब ये देखो बाहरी भी है और भीतरी भी एक मुख्य भाग है इसमें। ये याद रखना। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में आगे वीडियो आएगी। अभी के लिए थैंक यू और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।